एक चीज दुनिया चाहे कहीं पे भी भाग ले उससे बच के नहीं जा सकती है, और वो है बुक रीडिंग। लाइफ के अंदर बुक रीडिंग का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है कि लोग शॉर्टकट वे ढूंढते हैं सक्सेसफुल होने का, लेकिन सक्सेसफुल होने का शॉर्टकट वे कोई नहीं है। बुक रीडिंग ही एक ऐसी चीज है। और अगर ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बुक रीडिंग से हमें फायदा क्या होता है, या फिर बुक रीडिंग के क्या क्या यूजेज हैं, पूरी दुनिया आप घूम लो, जिस इंसान ने बुक रीडिंग ज्यादा करी है सिर्फ वही इंसान ही सक्सेसफुल हुआ है। बिना बुक रीडिंग के ना तो आप रीडिंग डेवलप कर सकते, ना आप राइटिंग का काम डेवलप कर सकते। मतलब आप लोग ना तो बुक रीडर बन सकते और ना ही राइटर बन सकते। बुक रीडिंग एक ऐसी कला है जो कि हमें, हर बच्चे को, हर इंसान को, और पढ़ने और पढ़ाने की कोई एज नहीं होती है। देयर इज नॉट एनी लिमिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एनीथिंग और गेटिंग एजुकेशन। एज इज जस्ट ए नंबर। एज इज जस्ट ए नंबर, सिर्फ एक नंबर है कि इतने साल का कोई पर्सन हो गया। मेरे हिसाब से जितने ज्यादा एज होती जाती है उतना एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। आपको क्या लगता है कि आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? सर यस सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और लाइफ का हर मोमेंट आप पॉजिटिवली एंजॉय करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, आप जरा बताएंगे हमें? हाँ बिल्कुल, मोटिवेटेड कैसे रहते हैं और कैसे नहीं रहते। अब देखिए आप लोग, जब आप लोग का ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है कि मोटिवेशन आती कहाँ से है। जो इंसान लाइफ के अंदर मोटिवेटेड ही नहीं है, मतलब जो डिमोटिवेटेड है, वो करेगा भी क्या, और डिमोटिवेटेड रहने का फायदा भी क्या है, और मोटिवेशन आती कहाँ से है। आप लोग आज तक के जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं वो सेल्फ मोटिवेशन से ही उनको मोटिवेशन मिलता है। दुनिया भर की वीडियोस देख लो, मोटिवेशनल वीडियोस दुनिया भर की देखते जाओ, आपको एक ना एक दिन आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना ही पड़ेगा। चाहे आप लोग आज हो जाइए चाहे कल हो जाइए, लाइफ के एक मोड़ पे आपको सेल्फ मोटिवेशन की नीड पड़ेगी। और वो सेल्फ मोटिवेशन सिर्फ जब आप अंदर से अपने आप को इग्नाइट करते हो ना, अपने अंदर एक मशीन है जो अपने अंदर एक एनर्जी है जिसको आपने इग्नाइट नहीं किया, आपने इग्नाइट ही नहीं किया, उसको आपने कोई लाइटिंग नहीं दिया, कोई उसे आग से जलाया ही नहीं है, अंदर आग ही नहीं जली हुई है। हम मतलब हर इंसान मोटिवेटेड नहीं रहता है। जिसको पता चल गया कि हाँ मेरे अंदर ये सब, उस मिर्ग की कस्तूरी की तरह कि हाँ मेरे अंदर ही ये सब कुछ, तो वो इंसान मोटिवेटेड है। और मोटिवेटेड रहना ही हमारी लाइफ का एक पहला स्टेप है जिससे हम आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप इतना मोटिवेट सारा दिन कैसे रहते हैं, क्योंकि दूर बड़ी जिंदगी में हम अक्सर थक जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप हमें बताएं कि आप सारा दिन मोटिवेट कैसे रहते हैं? ऐसा है कि एनर्जी इंसान के अंदर होती है, बाहर से गेन नहीं की जा सकती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम इस संसार के अंदर सिर्फ एक जर्नी पूरी करने आए हैं, एक यात्रा पूरी करने आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप लोग बहुत सारे लोगों को ऐसे मिलोगे, आप लोग जो ये कहते मिलेंगे हाँ चल रहा है, ठीक चल रहा है, बस बढ़िया टाइम पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत उन्हें नहीं है, ये बात पक्की है, क्योंकि उन्होंने कुछ खास किया ही नहीं, उनको दिक्कत आएगी कहां से। जो इंसान चलता चलता जहां पे चल करके आगे निकलेगा तो उसे कहीं पे ठोकर लगेगी। ठोकर लगेगी तो जब लाइफ के अंदर जब दोबारा फिर उस मोड़ पे आएगा तो वहां वो फिर सोचेगा एक बार फिर कि मैं यहाँ पे पहले मेरे को ठोकर लगी थी, और फिर वो वहां से संभल करके चलने की कोशिश करेगा, ना जाने दोबारा फिर ठोकर लगे और गिर जाए। सेम चीज वही इंसान के साथ है। अगर आप लोग अपने आप को जगा के रखोगे तो मोटिवेटेड रखोगे, अगर अपने आप को सुला के रखोगे तो आप डिमोटिवेटेड रहेंगे। तक हमने सुना कि आप हमेशा जो एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी रहे हैं, तो आपके अंदर जो ये एनर्जी है, जो ये सर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है सर, वो आपको कहाँ से मिलता है सर? प्रेरणा बताइए सर इसकी। मेहनत वाली बात करते हैं, आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये बात है 1985 की, शायद 1985 की बात है। हम लोग एक गांव के अंदर ही एक पर्सन और हैं जो मेरे को खुद अपने साथ ले गया। वो उन दिनों के अंदर इतने हम मतलब फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते थे, खेतों में काम करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी,
मतलब धान काटना पड़ता था, कनक काटनी पड़ती थी, ये सब काम हमें करना पड़ता था। और वो हमें ले गए खेत के अंदर, पास वाले विलेज के अंदर चने काटने का काम करने के लिए, चने काटने का काम करने के लिए। और जैसे मैं इस कॉलेज में पढ़ता था, उन दिनों में मैंने एडमिशन ले लिया था 1983 के अंदर, और ये 85 की बात है। तो जब हम वहां पे चने काटने गए तो मैं उतना एक्वेंटेड नहीं था। फर्स्ट डे जैसे ज्यादा मेहनत करना पड़ा तो मेरे स्टमक पेन हो गया, लगभग 12 o'clock का टाइम होगा। तो मैं अपने आप को थोड़ा रेस्ट देने के लिए मैं ट्रॉली के नीचे, धूप मतलब आप लोग अप्रैल और मई के मंथ की बात कर लो, कितनी धूप होती है, खेतों में चने काटना कितना मुश्किल होता है। और मैं ट्रॉली के नीचे आकर के सो गया। मालिक आया और मालिक ने मुझे अपने हाथ में लिए डंडे से ऐसे मारा, कहते आप लोग यहाँ सो रहे हैं। मैंने कहा मेरे स्टमक पेन है, मेरे से अब काम नहीं होता। तो कहते दिहाड़ी आधी मिलेगी आपको, जो मजदूरी दिन की है वो आधी मिलेगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आधी दे देना, मेरे अब स्टमक पेन में कैसे काम करूंगा। तो रात को घर आए, उन दिनों के अंदर 20 रुपए मजदूरी होती थी पूरे दिन की, और मेरे को शाम को 10 रुपए मजदूरी मिली थी। और वो 10 रुपए मजदूरी दिन की लेकर के मैं मेरी मम्मी के हाथ में थमा दिया, और मेरे मम्मी ने मेरे को कम से कम 10 बार चूमा होगा कि मेरे बेटे की पहली कमाई आई है, मेरे बेटे की पहली कमाई आई है। जब हम सोच लेते हैं ना कि हमारे सामने एक मतलब इतना डर है, उस डर मतलब डर का मतलब एक ऐसी हार्डल है जिसे रिमूव नहीं करेंगे तो मरेंगे। मेहनत नहीं करते तो कहाँ जाते। आज हम क्या आपसे बात कर पाते, ऐसा हो ही नहीं सकता था। सर, आपने अपनी यंग एज में ही मेहनत करना शुरू कर दिया था। आपने अपनी छोटी उम्र में ही बहुत मेहनत करने वाला काम किया है, ऐसा मैंने सुना है। जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता चला है, तो ज़रा आप हमें और हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि आपने जब मेहनत का काम करना शुरू किया था तो आपकी लाइफ की फर्स्ट दिन की कमाई कितनी हुई थी? ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैं वैसे दे चुका हूँ, बिल्कुल सेम जो आपने क्वेश्चन पूछ लिया, नो प्रॉब्लम। पहले दिन की कमाई मेरी 10 रुपए थी, सिर्फ 10 रुपए मुझे एक दिन की कमाई मिली थी। और वो 10 रुपए जब मैं अपनी मम्मा को घर में ला करके दिए शाम को, तो मेरे को भी प्राउड फील हुआ और मेरे पेरेंट्स को भी प्राउड फील हुआ। पेरेंट्स मतलब मेरे डैड एक्सपायर हो गए थे 1984 के अंदर, 7 जून 1984 के अंदर मेरे डैड एक्सपायर हो गए थे स्नेक बाइटिंग से। और मेरे को कैरी करना था 4 ब्रदर्स और 3 सिस्टर्स। इन 7 मतलब ब्रदर और सिस्टर और मतलब मेरे एक मदर, जैसे मदर थे, तो हम लोग 8 फैमिली मेंबर्स थे। और 8 फैमिली मेंबर्स को हैंडल करना, मैनेज करना, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना मुश्किल था। मैंने मेहनत करके, दिन रात एक करके, मतलब मिडनाइट ऑयल बर्न करके, आप लोग हैरान हो जाएंगे। रात को जब हम पढ़ा करते थे, उन दिनों के अंदर कच्चे मकान होते थे, तो मिट्टी के तेल के दिए जलाया करते थे, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जलता था। और एक छोटा सा रूम होता था जहां पे हम रात को पढ़ा करते थे। और आप लोग हैरान हो जाएंगे, लाइट तो थी नहीं उन दिनों के अंदर, लाइट तो गेस्ट की तरह आती थी और चली जाती थी। तो मिट्टी के तेल का दिया जला करके पूरी रात पढ़ना, फिर सुबह खेत में जाना, खेत में जाकर के वहां से चारा काट के लेके आना। और जिस दिन चारा नहीं आता था, पेरेंट्स बंद कर देते थे स्कूल जाना कि आज आप स्कूल नहीं जाओगे, जब तक आप लोग एक पूरा बंडल चारे का नहीं लेके आओगे, आपका स्कूल जाना बंद है बिल्कुल भी। और मैं पूरी लाइफ जब तक मैं स्कूल जाता रहा हूं, तब तक मैं एक बंडल, एक पैकेट पूरा, एक पान मतलब खेत में जाकर के घास काट करके ला करके रख करके फिर स्कूल जाया करते थे। स्कूल उन दिनों गवर्नमेंट स्कूल 9:30 पे लगा करते थे। तो मेहनत करने की कला, कई बार हम मेहनती नहीं होते, हमें हालात मेहनती बना देते हैं, हालातों ने मुझे मेहनती बना दिया। सर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारी लाइफ में आने वाले फेलियर को आप किस तरीके से फेस करते हैं या फिर करना चाहिए?
फेलियर्स नहीं आएंगे तो हमेशा सक्सेसफुल होते चले जाएंगे, तो फेलियर्स किसके सामने आएंगे? इब्राहिम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। वो खेतों में काम किया करते थे, अपने डैड के साथ प्लॉ किया करते थे, और उसके डैड ने ये तक बोल दिया था कि मेरे पास आपके लिए पेंसिल, कागज, नोटबुक खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, स्कूल छोड़ के घर आ जाओ। तो फिर भी उन्होंने कहा कि मैं खेतों में काम भी करवाऊंगा और पढ़ूंगा भी। फेलियर अगर नहीं आते तो हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। फेलियर स्टेपिंग स्टोन का काम करते हैं। आप लोग फेलियर को यूं मान के चलो कि फेलियर आया, उसे स्टेपिंग स्टोन बनाओ कि ये एक स्टेप हो गया। सेकेंड टाइम फिर फेल हो गए, नो प्रॉब्लम, ट्राई अगेन। हम 2, 4, 10, 12, 15, 20 कितनी बार फेल हो जाएंगे? हम ज्यादा से ज्यादा कितनी बार फेल हो जाएंगे? फेल होते होते तो हम अपने उन फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बना करके आगे बढ़ने की कोशिश करते जाएंगे। और मेरा ख्याल से वो दिन दूर नहीं जब परमात्मा को भी ये पता चल जाएगा कि ये बंदा पीछे हटने वाला नहीं है, मेरे को इसका साथ देना ही पड़ेगा। शायद समझ गए होंगे आप लोग। इसलिए फेलियर्स को हमें सिर्फ पॉजिटिवली लेना चाहिए कि ये फेलियर आया है तो मेरे अंदर इग्निशन और बढ़नी चाहिए, मेरे अंदर आग और लगनी चाहिए। अगर फेलियर नहीं आते तो हम सोए रहे, हम कंफर्ट जोन में चले गए। कंफर्ट जोन में चले गए तो कोई सारे डल हो जाते हैं, फिर तो कंफर्टेबल लाइफ चल रही है बस। जब आप अनकंफर्टेबिलिटीज आएंगे तभी तो आप जागेंगे ना, कोई ठोकर लगेगी तभी आपको जाग आएगी। सर व्हेन वी गेट द हाइट्स ऑफ सक्सेस तो आवर नेबर्स और रिलेटिव्स हमसे जेलसी करना शुरू कर देते हैं, कई लेग पुलिंग तो कई बैक बाइटिंग। सो व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द कंक्लूजन? जो कि आजकल के लाइफ के अंदर बहुत चल रहा है, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग। अब बैक बाइटिंग अगर वो लोग ना करें तो किसी को तो करनी है ना। फिर जो काम जिसको मिला हुआ है, बैक बाइटिंग वाला बंदा वो बैक बाइटिंग ही करेगा और वो हमेशा बैक ही रहेगा, वो आगे नहीं आएगा। इसलिए तो उनको बैक बाइटिंग बोलते हैं। मतलब बैक बाइटिंग वाला इंसान कभी आगे नहीं आता है। आपको आगे बढ़ते देख उसके अंदर सिवाय जेलसी के कुछ हो नहीं सकता, सिवाय लेग पुलिंग के कुछ वो कर नहीं सकता, सिवाय बैक बाइटिंग के वो और कोई काम कर नहीं सकता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत होती नहीं है, वो बस अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, मतलब जेलसी करते रहते हैं, बैक बाइटिंग करते रहते हैं, और वो उनका धंधा है। परमात्मा ने हर इंसान को अपना अपना धंधा देकर भेजा है कि आपको बैक बाइटिंग करनी है या फिर लोगों की प्रेज करनी है। तो जो लोग बैक बाइटिंग करें तो उससे तो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी, कि हाँ कोई काम तो आप कर रहे हैं ना। शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग कि कोई काम तो आप लगे हैं ना, ऐसे खाली तो नहीं बैठे ना। बैक बाइटिंग करना कौन सा छोटा काम है, हम नहीं कर सकते। am I right or wrong? हाँ बिल्कुल। सर हमने सुना था कि आपने कॉलेज में एनसीसी भी ज्वाइन की है, तो आप हमें बता सकते हैं कि एनसीसी में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? एनसीसी का एक्सपीरियंस, हमने कॉलेज ज्वाइन किया था 1983 के अंदर। 1983 के अंदर कॉलेज ज्वाइन किया तो जाते ही हमें किसी सीनियर स्टूडेंट ने बताया कि आप लोग एनसीसी ज्वाइन कर लो। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि एनसीसी होती क्या है। एक्चुअली उन दिनों के अंदर मतलब अवेयरनेस नहीं होती थी, इतनी एजुकेशन नहीं होती थी, तो हम लोग एजुकेशन के मामले में सब पीछे रह गए। तो एनसीसी का मतलब होता है नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर में मैंने एडमिशन ले लिया, मैंने ज्वाइन कर लिया। और एनसीसी के अंदर हम सुबह जल्दी हमारे कमांडर हमें जगा लेते थे और हमें लाइट मशीन गन एलएमजी जो लाइट मशीन गन होती थी वो चलाना सिखाया जाता था, और हम उसे जो हमारा एम होता था उसे शूट करते थे। जींद हरियाणा के अंदर आपने सुना होगा, वहां पे हमारा कैंप लगा था। और आप लोग हैरान हो जाएंगे, हमारे कमांडर सुबह 4 बजे हमें जगा करके 10 से 12 किलोमीटर हमें भगाते थे और 10 से 12 किलोमीटर वहां से फिर वापिस आते थे। मतलब 20 किलोमीटर हर रोज हम दौड़ लगाया करते थे।
1983-84 की बात बता रहा हूँ आपको। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इंसान ने हर रोज 15 दिन 20 दिन और फिर रूटीन बन गया लाइफ का, वहां से मेरे अंदर एक ऐसा चेंज आया, एक वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट इस तरह से आया कि अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रखना है। फिजिकली फिट होंगे तो ही तो मेंटली फिट होंगे। तो हर रोज हम 20 किलोमीटर दौड़ा करते थे और जो लोग पीछे रह जाते थे, कमांडर उनके पीछे उनको स्टिक मारते थे और फिर वो सबसे आगे निकल जाते थे। इसलिए वो एनसीसी का जो आपने एक्सपीरियंस पूछा बड़ा मजेदार रहा। हमने बहुत कुछ गेन किया और स्पेशली वहाँ पे सोशल वर्किंग भी काम करवाते थे हमसे, साफ सफाई सब करवाते थे कैंप में, खुद खाना बनाना, खाना, भागना, दौड़ना, सब मजे थे। मतलब आपका इंटरेस्ट आर्टिकल राइटिंग में कैसे क्रिएट हुआ, और आप हमें ये भी बताइए कि जो लिखने की कला है वो किस तरीके से डेवलप होती है। अगर इंसान के अंदर कोई न कोई हॉबी नहीं होएगी, कोई न कोई इंटरेस्ट नहीं होएगा तो वो बंदा डल रहेगा। जब आप लोग बिजी रहेंगे सारा दिन, चाहे राइटिंग में, चाहे रीडिंग में, चाहे आप लोग गार्डनिंग के अंदर, आप लोग म्यूजिक के अंदर, कहीं न कहीं आपको बिजी रहना चाहिए। मेरे गांव से एलनाबाद 25-26 किलोमीटर दूरी पर है। उन दिनों में हम नचिकेतन पब्लिक स्कूल में पढ़ाया करते थे और वाया मल्लिका होकर के एलनाबाद जाया पड़ता था। बाइक पे हम जाते थे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। और सबसे पहले कभी ना लेट होने का जो मैंने एक खुद से एक प्रॉमिस कर रखा है वो मैंने कभी तोड़ा नहीं है। तो सुबह सुबह हम एक चीज रोड पे देखा करते थे कि क्या कुछ ऐसे ये जो बगुला नहीं होते, बगुले वाइट कलर के बगुले, ये रोड के ऊपर ना मतलब क्रशिंग हालात के अंदर हमें मिला करते थे। मतलब गाड़ियां आती थी, जो कार आ रही है, कोई बाइक आ रहा है, तो बहुत सारे बगुले होते थे जो कि अंडर द कार्स वो क्रश हो जाते थे और मर जाते थे। तो मैंने ये सोचा, एक दिन ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मैं बाइक पे जा रहा था, एक बगुला आया और मैंने हेलमेट लगा रखा था और मेरे हेलमेट पे टकराया और फिर वो किसी और गाड़ी के नीचे आकर के दब गया और मर गया। मेरे मन के अंदर ख्याल आया कि ये तो सिर्फ 25 किलोमीटर का एरिया है, पूरे इंडिया के अंदर कितनी सारी रोड्स होंगे, कितने सारे रोड्स के साइड पे ट्रीज होंगे और उन ट्रीज पे कितने सारे बर्ड्स होंगे और कितने सारे बर्ड्स हर रोज ऑन द रोड्स अंडर द कार्स क्रश होते होंगे। मैंने उस पे सोचना शुरू कर दिया। मैं सोचता गया, इवनिंग में आया स्कूल से तो मैंने आर्टिकल राइटिंग सिर्फ उसको लेकर के, बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो हमारे जो नचिकेतन पब्लिक स्कूल की एक स्कूल मैगजीन है, ये वाली मैगजीन है, तो इस मैगजीन के अंदर वो पब्लिश भी हुआ है, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और इस पे मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस भी शो किया है कि जब हम खेतों में काम किया करते थे ना, मतलब वो उन दिनों के अंदर धान की पनीरी की मतलब रखवाली करते थे, जो स्पैरोज खा जाती थी, तो वहां से जो स्पैरोज होती थी उनको उड़ाया करते थे। तो मैं खुद अपने हाथ से स्पैरोज को मतलब छोटे छोटे मिट्टी के डलों से उनको मारा करते थे। हमें पता नहीं था कि इनको मारना है कि इनको बचाना है, कोई हमें बताने वाला नहीं था। तब से मेरे मन में ये ख्याल आया कि हमें आर्टिकल राइटिंग की एक, हमारे अंदर राइटिंग की कला होनी चाहिए, जो कि इसके बाद मैंने एक आर्टिकल राइट किया जब हम जयपुर गए एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देखा जो कि वहां लेटे पड़े हैं, इंजर्ड, कुछ डेड बॉडीज पड़ी हैं। मेडिकल फैसिलिटीज स्पेशली वो आर्टिकल का नाम है, वो भी आप मौका मिले तो आप रीड करना। उसमें मैंने वो लिखा है, व्हाट आर द मेडिकल फैसिलिटीज स्पेशली इन इंडिया ऑफ हॉस्पिटल्स एंड मेडिसिन एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत बुरा हाल जो मैंने देखा, तो उसको भी मैंने मतलब वो भी आर्टिकल राइट किया। इस तरह से मेरे अंदर लिखने की जो कला है एक अंदर से ही पैदा हुई। मेरे को किसी ने नहीं कहा कि आप लिखो, रोड पे तो सारे लोग आते जाते हैं, सारे दिखते हैं उनको, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। सर जैसे आप 55 प्लस नियर अबाउट एज की है, तो इस एज में आके एक पर्सन को ऐसे हो जाता है कि यार अब बैठ जाना चाहिए, माय सन्स आर अर्निंग, तो ठीक है ना, हो जाएगा,
बट यू आर अ लेक्चरर, मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब इतना सब कुछ मैनेज करना इस एज में आके। हाँ, मुस्कान ने बताया कि ये हमारी एज 55 प्लस है। तो हम सबसे पहले तो आपको बता दें हमारी एज 58 इयर्स हो जाएगी कंप्लीट ये अप्रैल 14 को, तब हम 59 ईयर में चले जाएंगे मतलब। तो इस एज के अंदर, अब एज मैंने पहले जैसे बताया, एज इज जस्ट नंबर। जब हम फिजिकली फिट रहे, हम मेंटली फिट हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती है, जो हमारे यहाँ होती है। मतलब दो तरह से इंसान काम करता है, एक दिल से और एक दिमाग से। दिमाग से तो हम सोचते हैं, दिल से काम करते हैं, और दिल से किया हुआ काम आप लोग सोचना कभी, जिस काम को आप दिल से करोगे ना उसका आउटपुट ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा, और ज्यादा पावरफुल रहेगा, और ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा, और ज्यादा इंस्पायरिंग रहेगा। और जो काम आप दिमाग से सोच के करोगे वो जस्ट आप काम करते जा रहे हैं। एज कोई भी हो सकती है, तो एज इज जस्ट ए नंबर। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी ये एज आ गई है, कोई ऐसी लिमिट तो रखी नहीं है। कोई भी ऐसा चार्ट नहीं बना है कि इस एज के बाद आकर के इंसान को बैठ जाना चाहिए। अगर वो फिजिकली फिट है तो उसे रेगुलर अपना वर्क करते रहना चाहिए, और फिर उसको एनर्जी भी मिलती रहती है, सेल्फ मोटिवेटेड भी रहता है, और एनर्जेटिक भी रहता है, और पावरफुल भी रहता है, स्ट्रॉन्ग भी रहता है, फिजिकली फिट भी रहता है। आपने अपनी पहली पोएम कब लिखी और कौन सी लिखी, क्या आप उसमें से 4 लाइनें बता सकते हैं? 2007 के अंदर हमने फर्स्ट पोएम लिखी थी, और पोएम का हेडिंग था कोई कोई। सीखना तो चाहता है हर कोई, लेकिन सिखाना जानता है कोई कोई। पढ़ना लिखना तो सब चाहते हैं, लेकिन पढ़ाना जानता है कोई कोई। प्यार से तो सब पढ़ जाएंगे, प्यार से तो सब पढ़ लिख जाएंगे, लेकिन प्यार से पढ़ाना जानता है कोई कोई। रंग से रंगना तो हर कोई जानता है, लेकिन खून से रंगना जानता है कोई कोई। मस्जिद में तो हर कोई जाते हैं, लेकिन दिल से मंदिर जाता है कोई कोई। तो ये सबसे मेरी पहली पोएम थी जो हमने 2007 के अंदर ये लिखी थी, कोई कोई। कि कोई कोई ऐसे इंसान होते हैं जो सबसे अलग काम करते हैं, अदरवाइज सारी दुनिया फिर एक ही काम में लग जाए, है ना। हाँ, तो वो मेरी पोएम जो थी कोई कोई 2007 में लिखी थी। सिर्फ जैसे अभी आपने कहा कि एक अलग काम करना चाहिए ना दुनिया से, मतलब अलग होकर, तो मतलब मैंने ये पूछना है कि हमें अपने इंटरेस्ट की तरफ जाना चाहिए। जैसे कईयों का इंटरेस्ट होता है सिंगिंग में, म्यूजिक में, या डिग्री इज इम्पोर्टेंट कि हमें बीए करना है, एमए करना है, मतलब हमें क्या चूज करना चाहिए और किसके अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए? हमें क्या चूज करना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए, मतलब ये हो गया आपका क्वेश्चन एम से रिलेटेड, हाउ टू सेट एम। वैसे तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं अरुणिमा सिन्हा का, आप लोगों को नहीं पता होएगा, अरुणिमा सिन्हा जो थे वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने कोई इंटरव्यू देना था, शायद नेवी या फोर्सेस के अंदर, किसी फोर्सेस के अंदर उन्होंने कोई इंटरव्यू दे करके उसमें भर्ती होना था। ऑलरेडी वो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे। तो रात में जैसे गाड़ी जा रही थी, ट्रेन चल रही थी, तो ट्रेन के अंदर ही कुछ वो जिस तरह से अकेली लड़की बैठी थी, तो कुछ लड़कों ने वहां आकर के ये देखा कि लड़की अकेली बैठी है, तो उसके गले के अंदर सोने की चैन थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको लूट लिया जाए। उनकी हाथापाई हो गई, तो उन्होंने उसको चलती ट्रेन से फेंक दिया नीचे। उसने अपोज किया तो चलती ट्रेन से फेंक दिया उसने नीचे, उन्होंने मतलब वो नीचे गिर गई, तो उसकी टांग आ गई उसके नीचे, मतलब गाड़ी के नीचे आ गई, टांग कट गई वो, बाकी मतलब ये उसका बॉडी पार्ट बच गया, वो जिंदा रह गई। रात को 40 से 50 ट्रेन गई उसके ऊपर से। अब रात को कौन संभाले वहां पे, 40 से 50 ट्रेन निकली। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए या फिर डिग्रीज होल्डर होना चाहिए। तो अब उसका इंटरेस्ट था, उसके अंदर एक ऐसी आग लगी हुई थी कि मैंने कुछ बढ़ना है, मैंने कुछ करना है, तो परमात्मा ने उसको जिंदा रख लिया। अदरवाइज आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके ऊपर से 40-50 ट्रेन निकल गई हो, पूरी रात ब्लड ब्लीडिंग होती रही हो, वो बंदा बचता ही नहीं है।
अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह किन्हीं लोगों को पता चला, वो उठा के लेके गए नियर बाय हॉस्पिटल के अंदर। बाद में उसको एम्स भी वहाँ पे एडमिट करवाया गया और 4 मंथ्स पता नहीं 5 मंथ्स, ये पूरा ध्यान नहीं है, वो एडमिट रही। एडमिट रहने के बाद फिर उसने सोचा कि उसने डॉक्टर को ये बात बोली कि मैंने दोबारा फिर लाइफ के अंदर वही, मतलब मेरे अंदर एनर्जी आनी चाहिए और मेरा जो इंटरेस्ट है या मेरा एक एम है कि मैंने माउंटेन एवरेस्ट पे जाना है। तो देख लो उसने मतलब आर्टिफिशियल लेग लगवा दी और उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। तो इंटरेस्ट के आगे पूरी दुनिया हार जाती है। अगर इंटरेस्ट है ना हमारा और हम लग गए हाथ धो करके, अगर हम उसके पीछे पड़ गए कि हमारा गोल है, गोल क्या है? गोल ये है कि हमने सोच लिया, हमने ठान लिया। उधम सिंह जी ने ठान लिया था, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। उधम सिंह कंबोज ने ठान लिया था कि मैंने जनरल डायर को शूट आउट करना ही करना है, क्योंकि जलियांवाले बाग के अंदर अमृतसर में उसने गोली चलाई थी निहत्थे लोगों पर और वहीं पे उधम सिंह जी थे। वहीं पर ही उन्होंने ठान लिया था कि मैं एक ना एक दिन इसका बदला लेके छोड़ूंगा। और 21 साल के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, बुक के अंदर उन्होंने पिस्टल फिट कर लिया और लंदन में जाकर के 21 साल के बाद, देखो उसका इंटरेस्ट था, मतलब वो इंटरेस्ट था उसका, यहां पे इंटरेस्ट की बात करते, उसने ठान लिया था कि मेरी गोली का शिकार उसे बनना ही पड़ेगा और वो बना। तो इंटरेस्ट के आगे, मतलब इब्राहिम लिंकन का इंटरेस्ट था कि मैंने कुछ बनना है, वो 14th प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। नेल्सन मंडेला का इंटरेस्ट था कि मैंने ब्लैक पीपल के लिए लड़ना है। एपीजे अब्दुल कलाम का इंटरेस्ट था, जो कि रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन पे जो न्यूज़पेपर मतलब बेचा करते थे। बाद में एपीजे अब्दुल कलाम हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट बने। तो आपको कितने सारे एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट है और हमने ठान रखा है कि मैंने इस फील्ड में जाना ही जाना है, रोकने वाला कोई नहीं आएगा। मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है? मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है? एक्चुअली नंबर 1 पे मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पहला स्टेप है। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। आपको एनर्जी दिखानी पड़ेगी, आपको अलाइव रहना पड़ेगा। अलाइव मतलब आपको देखते ही सामने वाले के अंदर मतलब जो आलस है वो भाग जाए। आपसे मिलते ही सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाए और उसके अंदर जो लेजीनेस है, आलस है, वो सारा दौड़ जाए। मोटिवेशन, क्योंकि आप खुद मोटिवेटेड है, आप एक बर्निंग कैंडल हैं जो लाइट दे रहे हैं, जो लाइट दे रहे हैं। जहां पे लाइट जाएगी प्रकाश तो जाएगा उसका। अब प्रकाश जाएगा, इट मींस वो लेजीनेस दूर भागेगी, क्योंकि पॉजिटिविटी आएगी। और पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे पहले हमें सेल्फ मोटिवेशन की नीड है। हमारे अंदर की कला है, उसे जगाना है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक गली में 2 लोग रहते हैं। एक लोग मतलब स्मोकर है, वो मतलब कोई न कोई स्मोकिंग करते हैं, और दूसरे लोग जो उनके फ्रंट में उनका घर है वो स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो सुबह दोनों ही उठते हैं और गली में मिलते हैं और राम राम करते हैं। अब वो जो स्मोकिंग करने वाला इंसान है वो तो अपना स्मोकिंग करते करते राम करता है, अब उसे राम राम करता है, और दूसरा बंदा स्मोकिंग नहीं करता है और वो उसे राम राम करता है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि स्मोकिंग करना अच्छी बात है या बुरी बात, मतलब बुरी बात। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सामने वाला इंसान है, अगर उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा तो वो स्मोकिंग शायद छोड़ देगा। स्मोकर ये सोचे कि यार मैं स्मोकिंग करता हूं, ये बंदा मेरे को राम राम करते 20 साल हो गए, इसने मेरे को देख करके स्मोकिंग स्टार्ट ही नहीं किया, ये मेरे से इंप्रेस नहीं हुआ। अगर इसने स्मोकिंग स्टार्ट नहीं किया तो क्यों ना मैं ही स्मोकिंग छोड़ दूं। आप किसी भी ड्रग एडिक्टेड पर्सन को, स्मोकिंग पर्सन को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो इंसान कभी भी आपके कहना मान करके शायद वो ना छोड़े। जब उसके अंदर से आवाज आएगी कि हाँ यार हुआ है, व्हाई एम आई स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग क्यों करता हूं, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो खुद सोचेगा।
इसी तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आप लोग सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे कि मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ खास करना है, मैंने लाइफ के अंदर नॉलेज का स्प्रेड करना है। इसके लिए आपको बुक रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले बताया, सेल्फ मोटिवेशन जो मैंने पहले बता दिया, और तीसरी बात है आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी। और इसमें कोई फाइनेंशियली खर्च नहीं लगता है, कोई इसमें स्पेशल कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है, कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ती है। जो आजकल के सर जैसे हम जैसे चिल्ड्रन है जी। सर, ये जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं मोबाइल फोन, लैपटॉप और टेलीविजन से, सर और हम इससे कैसे मतलब दूर जा सकते हैं सर? अब मोबाइल हमारी बॉडी का पार्ट बन गया है। जिस दिन आपका मोबाइल घर रह जाता होएगा, आपको चैन और नींद नहीं आती होएगी, आपको सांस तक आना बंद हो जाता होएगा। हाय मेरा मोबाइल रह गया, मैं क्या करूंगा, फोन आ जाए, मैसेज आ जाए, मैं तो डिस्कनेक्ट हो गया, मैं तो दुनिया से कट गया, मैं तो दुनिया से कट गया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आज से 10 साल पहले पीछे चले जाओ, 10-15 साल पीछे चले जाओ, दुनिया मोबाइल के बिना रह रही थी? यस सर। दुनिया मोबाइल के बिना जिंदा रह रही थी, खाना खा रही थी, काम कर रही थी, भाग दौड़ कर रही थी, सारे काम हो रहे थे, बट थोड़े से लेट होते थे। मतलब आज तो अगर आप लोग मेरे से 100 किलोमीटर दूर बैठे तो मैं तुरंत फोन मिलाऊंगा और आपसे बात कर लूंगा, और उन दिनों के अंदर ऐसा नहीं था, तो मतलब फास्ट हो गए हैं। अब फास्ट, जितना हम फास्ट होते जा रहे हैं उतने हम पीछे हटते जा रहे हैं, पीछे अपने कल्चर से हटते जा रहे हैं, कल्चर से दूर भागते जा रहे हैं। फास्ट फूड हो गया, फास्ट एक्टिंग हो गई, और सारा हुआ कैसे? मोबाइल से। मोबाइल से दूर रहने का एक ही तरीका है कि आप लोग मोबाइल का यूजफुल तरीके से यूज करो। जो आप लोग अनवांटेड सिचुएशंस खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। आपको कोई कह नहीं रहा है कि आप लोग फेसबुक चलाओ, ध्यान देना एक बार, आप फेसबुक चलाओ, आप व्हाट्सएप पे बने रहो, आप लोग मैसेंजर पे बने रहो, आप लोग इंस्टाग्राम पे बने रहो, जस्ट आपका इंटरेस्ट क्रिएट खुद ने किया, किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी से आप इंप्रेस नहीं हुए, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है तो आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में तो क्रिएट हो सकता है ना। उधर से हट जाओ खुद ही, कि आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक फोन देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, शाम को मुझे बताना कि क्या फायदा मिला। कुछ फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलना है, कुछ नहीं सीख पाओगे। इससे बेटर कि आप लोग 1 घंटा बुक रीडिंग कर लो, तो उससे आपको दुगना फायदा मिलेगा। आप ये सोचो कि मेरा किस में फायदा है, किस में नुकसान है, वो काम करो। और मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए सबसे ज्यादा आपको कि मोबाइल का यूज कम से कम करो, पेरेंट्स के साथ मिल के रहो, फ्रेंड्स के साथ मिंगल होके रहो, और बुक रीडिंग में इन्वॉल्व रहो। अपना इंटरेस्ट आप लोग किसी न किसी और हॉबी में लगाओ। तो लाइफ के अंदर एक गोल सेट करो, हाउ टू सेट एम, हाउ टू सेट गोल, और फिर गोल सेट हो जाने के बाद आप उसके पीछे पड़ जाओ। जिस तरह से एक शिकारी अपने शिकार के पीछे पड़ जाता है और उसे मार गिराता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग का गोल आपका शिकार है और आप लोग शिकारी हैं, और शिकारी बन करके आप लोग उस एम के पीछे पड़ जाओ, और एम को भी पता चले, गोल को भी पता चले कि हाँ मेरा कोई पीछा कर रहा है। विदिन ए फ्यू इयर्स, within a limited period of time you will be able to achieve your goal। आप लोग अपना गोल अचीव कर पाएंगे, और गोल अचीव जब हो गया फिर उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सचिन तेंदुलकर एक बार अगर 100 रन्स बनाते हैं तो नेक्स्ट मैच में वो मतलब 100 नहीं बना पाते हैं, कई बार वो फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो जाते हैं। तो मतलब उसको मेंटेन करना वो बहुत जरूरी है। तैयारी पूरी होनी चाहिए।
अगर हमसे मान लो उस दिन नहीं हो पाया, नेक्स्ट डे करो, नेक्स्ट डे करो, नेक्स्ट डे करो, मतलब गोल को पता चले कि हाँ ठीक है, somebody is chasing me and he is going to achieve, means you are going to achieve your goal, and it will be necessary, it will be possible for you to achieve your goal without any difficulty, without any problem.